नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट तक हमने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जैसे स्लिप और ट्विनिंग के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल्स है। ये मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं फ्रैक्चर के बारे में बात करूँगा तो कुछ उदाहरण के साथ बात करना चाहता हूँ। जैसे जब फ्रैक्चर बात करते हैं तब आपके दिमाग में आ रहे होगा कि कुछ एक्सीडेंट्स और कुछ डिजास्टर्स। तो यहाँ पे कुछ केस स्टडीज में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे कि अलोहा एयरक्राफ्ट, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एयरक्राफ्ट का फ्यूजलेज है ये मिड एयर में ही, हवा में ही टूट गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो एक पिक्चर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे फ्रैक्चर यहाँ पे मटेरियल का हुआ है इस प्लेन के बॉडी का। दूसरा उदाहरण है लिबर्टी शिप्स। ये वर्ल्ड वॉर 2 के द्वारा ये जो शिप्स जो इस्तेमाल की गई थी, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो शिप का हल है यहाँ पे बीच में फ्रैक्चर हुआ है, या ये जो शिप है दो पार्ट में टूट गई है। तीसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक लिबर्टी बेल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो लिबर्टी बेल है ये कुछ मटेरियल से बना हुआ है, पर यहाँ पे क्रैक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस लिबर्टी बेल में। ये जो क्रैक है ये बहुत बार इसको बंद करने की कोशिश की गई, पर ये क्रैक फिर भी इस मटेरियल में जनरेट हो रही है। तो उसके बाद ये बेल कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाई गई। और टाइटैनिक के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा कि जब ये टाइटैनिक जहाज एक आइसबर्ग को टकराता है तब इसमें एक क्रैक डेवलप होती है, और उसके वजह से ये पूरा का पूरा जहाज पानी में डूब जाता है। उसके बाद रिसेंट एक एग्जांपल जो स्पेस शटल कोलंबिया का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कोलंबिया स्पेस शटल है ये मिड एयर में ही डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। इसका कारण ये बताया जाता है कि इसके ऊपर एक जो सिरामिक रिफ्रैक्टरी टाइल थी वो टूट गई, और टूटने से वो इस कोलंबिया शटल के जो बॉडी है उसके दूसरे टाइल पे जाके टकराई और वहाँ पे क्रैक तैयार हुई, और उसके वजह से ये जो कोलंबिया एयरक्राफ्ट या शटल है ये जब एंटर कर रहा था अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो उसके वजह से काफ़ी हीट उत्पन्न हुई, और उसके वजह से ये कोलंबिया शटल दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो आप यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जहाँ पे मटेरियल अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी एप्लीकेशन के दौरान ही वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्योंकि ये किसी इंसान या किसी जीवन की हानि हो सकती है या क्षति हो सकती है इस एक्सीडेंट्स के दौरान। इसलिए फ्रैक्चर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स का। तो जब मैं फ्रैक्चर की बात करता हूँ तो अब हमारे कोर्स के दौरान हम कुछ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लियोनार्डो दा विंची का एक फेमस एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। इसमें क्या किया गया, लियोनार्डो दा विंची ने कुछ वायर्स यहाँ पे इस तरह से हैंग किए गए और उसमें अलग अलग तरह से वेट लगाए गए। तो पर उन्होंने क्या किया, जो वायर की लेंथ है वो कुछ अलग रखी है। यहाँ पे L है, L/2 है और L/4 है, यानी इनिशियल लेंथ से उन्होंने हाफ कर दी और वेट इसका सेम रखा। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो स्ट्रेंथ है वायर्स की और वायर के लेंथ के साथ उन्होंने उसका एक रिलेशन प्लॉट किया, तो उन्हें एक चीज़ प्राप्त हुई कि जो स्ट्रेंथ ऑफ वायर है वो डिक्रीज़ हो रही है वायर की लेंथ के द्वारा। तो जैसे जैसे मेरी वायर की लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रेंथ इसकी घट रही है। ये तीनों एक ही मटेरियल से बने हुए थे। तो ये क्यों हो रहा है, तो उसका उन्होंने एक कारण दिया था। तो उन्होंने एक कारण दिया कि जो छोटे वायर होंगे उसमें फ्लॉज यानी डिफेक्ट्स कम रहेंगे एज कम्पेयर टू ये जो बड़े वायर्स है, यानी इसकी तुलना में इन छोटे वायर्स में फ्लॉज या डिफेक्ट्स मटेरियल में कम रहेंगे, और उसके वजह से ये डिफेक्ट्स अगर ज़्यादा है मटेरियल में तो उसकी स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगी। तो बड़े वायर में डिफेक्ट्स ज़्यादा है
तो इसकी स्ट्रेंथ हमें कम मिलेगी। तो आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेंथ मेरी घट रही है जैसे जैसे मेरी वायर की लेंथ बढ़ रही है। तो ये एक उदाहरण था कि मटेरियल में अगर डिफेक्ट्स है तो वो जल्दी टूट जाएगा या उसकी स्ट्रेंथ घटेगी। ये पहला उदाहरण हम जान सकते हैं हिस्ट्री में भी कि ये इफेक्ट ऑफ साइज़ है ऑन स्ट्रेंथ, यानी मैं जैसे लेंथ बढ़ा रहा हूँ यानी साइज़ बढ़ रही है मेरी, वैसे स्ट्रेंथ घट रही है। तो हम ये उदाहरण अभी देखते हैं मॉडर्न साइंस में भी कि साइज़ इफेक्ट्स क्या होता है स्ट्रेंथ में। तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कुछ उदाहरण थे यहाँ पे मटेरियल अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो फ्रैक्चर जब होता है तब उसमें हम बात कर रहे हैं फ्लॉज की या डिफेक्ट्स की। तो मैं फ्रैक्चर की जब बात करता हूँ तब मैं फ्रैक्चर को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ। फ्रैक्चर होता है एक किसी भी ऑब्जेक्ट का दो या ज़्यादा पीसेस में डिसइंटीग्रेशन या सेपरेशन, यानी मेरा एक जो ऑब्जेक्ट है वो दो या उससे ज़्यादा पीसेस में टूट रहा है, इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। जब मैं फ्रैक्चर की बात करूंगा तब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रेस प्लॉट किया है और यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लॉट किया है और ये कर्व हमने देखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कर्व है यहाँ पे इलास्टिक रीजन भी है, यहाँ पे प्लास्टिक रीजन भी है और यहाँ पे मटेरियल फेल हो रहा है या फ्रैक्चर हो रहा है। तो ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं कि जो मटेरियल है ये कुछ डक्टिलिटी दिखाएगा या लार्ज प्लास्टिक स्ट्रेन दिखाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लास्टिक रीजन है इसमें जो स्ट्रेन है मटेरियल ने एक्वायर किया है ये ज़्यादा है, बड़ा है, इसलिए इसको लार्ज प्लास्टिक स्ट्रेन। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इलास्टिक रीजन है, इनकी स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है पर यहाँ पे कोई प्लास्टिक बिहेवियर ये दिखा नहीं रहे। तो यहाँ पे हम इस मटेरियल्स को कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी प्लास्टिक स्ट्रेन नहीं मिल रहा है। तो दो टाइप के मटेरियल्स मैं यहाँ पे देखूंगा, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स। किस के ऊपर हम ये बात करें जब हम प्लास्टिक स्ट्रेन के जब बात करते हैं तब। ये जो कर्व है ये मुझे मिलता है मेटल्स और थर्मोप्लास्टिक्स पे, और ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है ये मिलता है सिरामिक्स, कॉन्क्रीट्स और थर्मोसेट्स पे। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये यील्ड स्ट्रेंथ है जो कि मेरे इलास्टिक टू प्लास्टिक बिहेवियर में जो चेंज होगा, ट्रांजिशन होगा, वो डिटरमाइन करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ और यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि यहाँ पे होनी चाहिए वो दोनों डिफरेंट है। मेरे पास एक यील्ड स्ट्रेंथ है और मेरे पास एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। पर इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये दोनों लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लास्टिक बिहेवियर नहीं दिखा रहा है मटेरियल। यानी जैसे ही इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा वैसे ही मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर में जाने की कोशिश करेगा और वहीं पे वो डिसइंटीग्रेट होगा या टूट जाएगा या फ्रैक्चर होगा। ये मेजरली प्लास्टिक रीजन दिखाता है और ये मेजरली इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है, या इसमें हम डक्टाइल मटेरियल्स की जब बात करेंगे ये मेजरली प्लास्टिक बिहेवियर दिखाता है और ये मेजरली इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है। ये आपको यहाँ पे इसलिए मेंशन करना चाहता हूँ कि फ्रैक्चर में हम इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। जब मटेरियल टूटता है तो अगर वो इलास्टिक मटेरियल है तो किस तरह से टूटेगा और मटेरियल अगर प्लास्टिक है तो किस तरह से टूटेगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं तो मान लेते हैं मैं कुछ टेंसाइल डिफॉर्मेशन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मटेरियल इलोंगेट हो रहा है। ये मेरा इनिशियल लेंथ था और ये डेल्टाइल मेरा इलोंगेशन था। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम शेयर मिलता है और यहाँ पे मटेरियल की क्रॉस सेक्शन एरिया घटना चालू होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मटेरियल की क्रॉस सेक्शन एरिया इस डायरेक्शन में घट रही है और यहाँ पे मुझे ज्योमेट्रिक सॉफ्टनिंग मिलेगी। ये हमने देखा था, नेकिंग होगी, ज्योमेट्रिक सॉफ्टनिंग होगी और मटेरियल की जो स्ट्रेंथ कैरी करने की एबिलिटी है वो घटेगी और मटेरियल अल्टीमेटली यहाँ पे फ्रैक्चर होगा जैसे जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। जब मैं ये बात कर रहा हूँ और मैंने डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल की बात की है, तब मैं कुछ आपको ये जो फ्रैक्चर सरफेस यहाँ पे यानी हमने बात की है कि मटेरियल सेपरेट होगा दो पीसेस में, तो हमने जब टेंसाइल डिफॉर्मेशन किया यहाँ पे मटेरियल मेरे दो
पीसेस में सेपरेट हो रहा है या टूट रहा है। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। यानी ये मेरा, अगर मैं इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से मान लूँ, ये मेरा इनिशियल ए नॉट है इन तीनों के केस में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है ए नॉट की तुलना में। इस केस में आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए नॉट था ऑलमोस्ट इक्वल है जब फ्रैक्चर हुआ है मटेरियल का। इस केस में हल्का सा चेंज हुआ है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से हमें डिफॉर्मेशन मिला है। तो अगर मैं फ्रैक्चर सरफेस अगर देखूंगा, अगर मैं टेंसाइल टेस्ट करने के बाद, तो मैं बता पाऊंगा कि मेरा मटेरियल ब्रिटल था या डक्टाइल था, अगर जस्ट मैं फ्रैक्चर सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बिहेवियर है जहाँ पे मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा चेंज मिला है, वो डक्टाइल मटेरियल ये बिहेवियर शो करते हैं। और ब्रिटल मटेरियल यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ही नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट सेम है, ये ब्रिटल मटेरियल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं मेरा ये फ्रैक्चर सरफेस। और इन दोनों के बीच में मुझे मिलता है मॉडरेटरी डक्टाइल, कुछ इस तरह से फ्रैक्चर सरफेस मुझे मिलेगा। तो जब मैं फ्रैक्चर सरफेस की बात कर रहा हूँ तब एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम के केस में जो डक्टाइल मटेरियल्स है उनके केस में मुझे कप ऑन कोर ब्रिटल फ्रैक्चर मिलेंगे। तो कप और कोन की जब मैं बात करूँगा तब ये यहाँ पे मुझे कुछ कप इस तरह से मिल रहा है और ये इस तरह से मुझे कुछ कोन मिल रहा है। तो ये कप एंड कोन फ्रैक्चर जो मिलता है ये मुझे डक्टाइल मटेरियल्स में मिलता है। और ब्रिटल मटेरियल्स में आप देखेंगे कि जो फ्रैक्चर सरफेस है ये ऑलमोस्ट फ्लैट है और यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। तो इस तरह का अगर हमें फ्रैक्चर सरफेस मिल रहा है तो ये हमें ब्रिटल मटेरियल्स में मिलता है। तो जब हम फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तब ये फ्रैक्चर सरफेस इस तरह से क्यों होते हैं। तो मैं डक्टाइल फ्रैक्चर की जब बात करूँगा तो मान लेते हैं जब मैंने टेंसाइल डिफॉर्मेशन किया तो हमारा क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से चेंज हुआ और हमें पता है कि हम यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल में हम यूटीएस तक पहुँच सकते हैं। तो यूटीएस के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नेकिंग तैयार होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे लोकली चेंज होगा और लोकली चेंज होने की वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा इस एरिया में और उसके वजह से हमें कुछ वॉइड फॉर्मेशन हो गए। और ये वॉइड यहाँ पे फॉर्म होने के बाद ये वॉइड जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया या मैं स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा और ये वॉइड कोलेस हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ और ये तैयार करेंगे कुछ फ्लॉ मेरे मटेरियल में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये वॉइड कोलेस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तब ये यहाँ पे एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन तैयार करेगा, एक हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रीजन तैयार करेगा। अगर मैं उसको और डिफॉर्म करने की कोशिश करूँगा तो ये फ्लॉ जो कि क्रैक बन जाएगा अभी, वो प्रोपोगेट करेगा और मेरा मटेरियल फेल होगा या फ्रैक्चर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास कुछ ऐसे फाइब्रस बिहेवियर मिल रहा है यहाँ पे जो कि डक्टाइल मटेरियल्स में मिलता है। और जैसे ये कोलेस होने के बाद यहाँ पे मुझे फाइब्रस डिफॉर्मेशन यहाँ पे इस रीजन में मिलेगी और जैसे ही मैं कुछ स्ट्रेस बढ़ाऊँगा सडनली यहाँ पे शेयर मिलेगा और मेरा मटेरियल फेल होगा कैटेस्ट्रोफिकली। ये हम जानेंगे हमारे पार्ट में, ये यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये डक्टाइल फ्रैक्चर में हमें कुछ इस तरह से वॉइड फॉर्मेशन और कोलेसेंस के द्वारा फेल्यूर मिलता है। अगर मैं SEM माइक्रोग्राफ्स देखूंगा तो SEM माइक्रोग्राफ्स मुझे डक्टाइल फ्रैक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा और ब्रिटल फ्रैक्चर कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं SEM में अगर देख रहा हूँ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके तो मुझे कुछ इस तरह से डिम्पल्स मिल रहे हैं, यानी मटेरियल्स में यहाँ पे ये जो रीजन्स है यहाँ पे ये कुछ इसको हम कहते हैं डिम्पल्स। जो गालों पे डिम्पल्स होते हैं उसी के एनालॉजी के अनुसार इसको हम कहते हैं डिम्पल्स। पर अगर ब्रिटल फ्रैक्चर की मैं बात कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सरफेस है यानी फ्रैक्चर्ड सरफेस है इसमें हमें रिलेटिवली ये जो सरफेस है फ्लैट है। ये यहाँ पे कुछ माइक्रोक्रैक्स फॉर्म होंगे और यहाँ पे आप देख रहेंगे कि यहाँ पे कोई डिम्पल्स या कप एंड कोप फ्रैक्चर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक हमें फ्लैट सरफेस मिल रहा है, एक पर्टिकुलर क्रिस्टोग्राफिक प्लेन पे ये फ्रैक्चर प्रोपोगेट होता है।
ये रिलेटिवली फ्लैट रहता है और इसके वजह से कोई हमें क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं मिलेगा मटेरियल्स में या सैंपल्स में, और एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर होता है। तो हमें ब्रिटल फेलियर जो है वो अवॉइड करना है, और ये डक्टाइल फ्रैक्चर हमें कुछ इंडिकेशन देता है फ्रैक्चर होने से पहले। तो ये जो डक्टाइल और ब्रिटल फ्रैक्चर है ये मटेरियल के कुछ कंडीशंस के द्वारा प्रभावित होता है, जैसे टेम्परेचर, स्ट्रेन रेट, करोजन, करोजिव एटमॉस्फेयर या स्टेट ऑफ स्ट्रेस, उसके द्वारा मेरा डक्टाइल और ब्रिटल फ्रैक्चर मटेरियल में हो सकता है। तो हमें ये कंडीशंस भी समझनी पड़ेगी कि मेरा फ्रैक्चर किस तरह से अफेक्ट होगा मेरे एनवायरनमेंट के साथ या डिफॉर्मेशन कंडीशंस के साथ। तो जब मैं फ्रैक्चर की बात करूंगा तब यहाँ पे हम जानते हैं कि मटेरियल में एक जो स्ट्रेंथ होती है, तो किस स्ट्रेंथ के बाद मटेरियल दो पीसेस में डिसइंटीग्रेट होता है, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ। इसको समझने की कोशिश करेंगे कुछ मॉडल के द्वारा। तो जब मैं थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ की बात करूंगा, ये जो स्ट्रेंथ है इसको मैं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस है, उसके बाद मटेरियल या सॉलिड ब्रेक्स इनटू टू पीसेस, यानी जो सॉलिड है ये दो से ज़्यादा पीसेस में टूटेगा या डिसइंटीग्रेट होगा। इसी को हम कहते हैं थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ। तो जब हम थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तब हम यहाँ पे ये डेवलपमेंट करेंगे ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। ब्रिटल मटेरियल्स के में हमने देखा कि ये मोस्टली इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है, जैसे कि यानी मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर से प्लास्टिक बिहेवियर में ट्रांजिशन करने की कोशिश करेगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ ब्रिटल मटेरियल्स के लिए स्टडी करेंगे। तो उसके पहले हम देखते हैं कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस की बात की थी लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कुछ दो एटम है कुछ इस तरह से और उनका एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन है x नॉट, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है यहाँ पे ये मार्क किया है x नॉट इस तरह से। अगर हम मटेरियल को दो पीसेस में तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस एटम्स को सेपरेट कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो जब हम इसको पुल करेंगे तब मुझे कुछ इस तरह से सेपरेशन मिलेगा, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और उसको मैं मान लेता हूँ मैं x, और ये जो x है यहाँ पे मैंने इस तरह से प्लॉट किया है। तो यहाँ पे इनिशियल मेरे पास एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस था और जब मैं फोर्स लगा के इसको सेपरेट करने की कोशिश करूँगा, पुल करने की कोशिश करूँगा, तो इसका डिस्टेंस एक हो जाएगा x। अब जब हम ये एनर्जी वर्सेस x की प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये जो रेट कर्व में मार्क किया है इस तरह से कुछ एनर्जी वेरिएशन मिलता है, और इस एनर्जी वेरिएशन से हम एक फोर्स भी निकाल सकते हैं कि मुझे फोर्स क्या चाहिए, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ x से तो ये हमें फोर्स मिलेगा, और फोर्स मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो हमें कुछ फोर्स इस तरह से मिलेगा। तो x नॉट पे फोर्स हमारा 0 रहेगा, और अगर जैसे मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो ये फोर्स इस तरह से वेरी करेगा, इस तरह से चेंज होगा x के डायरेक्शन में। जब हम ये फोर्स वेरिएशन बात कर रहे हैं x के द्वारा यानी x डायरेक्शन में, या जैसे जैसे मैं इसको पुल कर रहा हूँ एटम्स को, उनके बीच का सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरह से फोर्स लगेगा, ये यहाँ पे दर्शाया है। अभी जब ये नेचर की बात करूँगा तो इसको मैं एक साइन कर्व में फिट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे मॉडल के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। मैं इसको एक इस तरह से साइन नेचर में, ये जो वेरिएशन है फोर्स का, इसको मैं साइन नेचर में इसको कंसिडर कर रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम फोर्स अगर मुझे अप्लाई करना है मटेरियल में तो ये जो है, ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम फोर्स रहेगी, और इस डिस्टेंस को मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस है लैम्बडा, और ये जो फोर्स है FC ये क्रिटिकल फोर्स हो जाएगा, ये मैक्सिमम फोर्स है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ FC। तो मैं ये जो फोर्स वेरिएशन है अगर मैं उसको साइन कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। तो अभी इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन था, दो एटॉमिक प्लेन्स यहाँ पे, और यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो x नॉट मैं मान के चल रहा हूँ, और एक मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। जब ये फोर्स अप्लाई करूँगा तो इनके बीच में एक सेपरेशन होगा, ये प्लेन्स यहाँ पे
खींचे जाएंगे और ये जो x है ये ग्रेटर देन x0 होगा। और जब मैं x इक्वल टू x0 प्लस लैम्बडा पहुँच जाऊँगा तब मेरा मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ और उसके वजह से इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है और एक वैल्यू आ जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू, उसके बाद मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ इस मॉडल में। तो मेरे पास ये जो सेपरेशन है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ ये x0 है यहाँ पे और ये लैम्बडा है, तो ये जो सेपरेशन आ जाएगा, x की वैल्यू x0 प्लस लैम्बडा हो जाएगी, तब मटेरियल मेरा ब्रेक हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तब ये फोर्स वेरिएशन यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। मेरे पास F है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे FC है, यहाँ पे ये FC आ जाएगी और हम मैं साइन वेरिएशन कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं साइन यहाँ पे रखूँगा। और ये जो वैल्यू है यहाँ अगर मैं शून्य मान के चल रहा हूँ तो ये पाई हो जाएगी, तो यहाँ पे पाई बाय लैम्बडा आ जाएगा। और क्योंकि ये यहाँ पे डिस्टेंस x जो मान रहा हूँ ये मैं लैम्बडा मान के चल रहा हूँ और ये जो वेरिएशन है मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा x माइनस x0। तो मैं इस फोर्स वेरिएशन को इस तरह से लिख पाऊंगा FC साइन पाई x माइनस x0 अपॉन लैम्बडा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि ये जो सेपरेशन है x माइनस x0, अगर मैं स्मॉल सेपरेशन के लिए बात करूंगा तो x माइनस x0 एक बहुत छोटा सेपरेशन है। तो ये वैल्यू मैं सिंप्लीफाई करूंगा कुछ इस तरह से, साइन को मैं साइन ऑफ पाई x माइनस x0 अपॉन लैम्बडा को मैं सिर्फ पाई x माइनस x0 अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूँ। तो मेरे पास एक फोर्स का वेरिएशन कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं एक सिंपल अप्रोक्सीमेशन कंसिडर करूँगा स्ट्रेस के बारे में। तो यहाँ पे इस तरह से समझिए, क्योंकि मेरे पास एक एरिया है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से एरिया है और इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये एरिया अगर मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ तो एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कर सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा सी पाई x माइनस x0 अपॉन लैम्बडा। अगर मैं दोनों साइड को एरिया से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। तो एक सिंपल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे है, तो एक मेरे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस स्ट्रेस की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो ये जो टर्म है इसको हम स्ट्रेन में अभी लिखेंगे। स्ट्रेन में कुछ इस तरह से लिखेंगे, अगर मेरे पास इनिशियल डिस्टेंस x0 है, अगर मैं उसको इलोंगेट कर रहा हूँ x से, तो स्ट्रेन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो ये मेरी स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी। और इस टर्म को x माइनस x0 को मैं स्ट्रेन के हिसाब से लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं x माइनस x0 को एप्सिलॉन इंटू x0 से रिप्लेस कर दिया। अभी मैं इस स्ट्रेस को भी स्ट्रेन के द्वारा लिख सकता हूँ, इलास्टिक मॉडुलस द्वारा। तो जब मैं इस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में इस तरह लाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे पास कुछ इलास्टिक जैसे स्ट्रेस को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये अगर रिलेशन में इस्तेमाल करूँगा तो मैं सिग्मा सी, एक क्रिटिकल स्ट्रेस जो यहाँ पे मुझे चाहिए मटेरियल को डिसइंटीग्रेट करने या फ्रैक्चर करने के लिए, मैक्सिमम स्ट्रेस मुझे चाहिए जो मटेरियल को डिसइंटीग्रेट करेगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, सिग्मा सी इज इक्वल टू ई अपॉन पाई लैम्बडा अपॉन x0। जो x0 है यानी इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, ये मैं किसी XRD टेक्निक्स के द्वारा इस्तेमाल करके निकाल सकता हूँ। ई मैं या इलास्टिक मॉडुलस में किसी मैकेनिकल टेस्टिंग के द्वारा निकल सकता हूँ। पर यहाँ पे जो लैम्बडा है ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है या डिफ़िकल्ट है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए। तो इस लैम्बडा को हमें किसी और टर्म से या किसी और पैरामीटर से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये हमने एक इक्वेशन मिला है, सिग्मा सी इज इक्वल टू ई अपॉन पाई लैम्बडा अपॉन x0, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। अभी तो हमारे पास एक रिलेशन है। अभी हम देखेंगे जब मैं मटेरियल को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा कुछ इस कंडीशन में, जब x की वैल्यू x0 प्लस लैम्बडा हो जाएगी तब ये मटेरियल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट होगा यानी क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास दो सरफेसेस बनेंगे। जब हमने बात की थी ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, तो ये पहले जुड़े हुए थे पर ये जब सेपरेट हो जाएंगे तब मेरे पास दो एरिया यहाँ पे तैयार होंगे। यानी जब फ्रैक्चर होगा तब दो नए सरफेसेस यहाँ पे बनेंगे। अगर सरफेसेस हमारे पास है तो उस सरफेस की कुछ सरफेस एनर्जी होती है और उस सरफेस एनर्जी को मैं गामा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी
पर यूनिट एरिया, इसको मैं गामा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 2 सर्फेसेस हैं, तो टोटल सरफेस एनर्जी मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी 2a इंटू गामा। ये मेरे पास 2 सर्फेसेस है, सो ये मेरे पास 2a गामा, ये टोटल सरफेस एनर्जी आएगी। और ये टोटल सरफेस एनर्जी मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ वर्क डन यानी इसलिए क्योंकि मेरे पास ये एनर्जी यहाँ पे आई है, और ये आई है क्योंकि जब मैं मटेरियल को फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये जब मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा तो इसी को मैं कंसिडर कर सकता हूँ वर्क डन। अगर ये वर्क डन मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं वर्क डन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी 2a गामा ये लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू जो सेपरेशन था dx, f इंटू dx, और इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँगा इनिशियल कंडीशन से x नॉट प्लस लैम्बडा तक, तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ये टोटल वर्क डन, और ये हो जाएगी मेरी टोटल सरफेस एनर्जी जब 2 सर्फेसेस तैयार होते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, यानी ये f को मैं इस तरह से f और ये इनिशियल साइन के इसमें लिखूँगा, तो अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से फाइनल आंसर आएगा 2a गामा इज इक्वल टू 2fc लैम्बडा अपॉन पाई। और इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे पास एक रिलेशन है, और यहाँ पे मैं गामा की वैल्यू कुछ इस तरह से लिख पाऊँगा, गामा इज इक्वल टू सिग्मा सी लैम्बडा अपॉन पाई। ये सरफेस एनर्जी मेरे पास आ गई। इस लैम्बडा को मैं सरफेस एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू पाई गामा अपॉन सिग्मा सी, और ये लैम्बडा की वैल्यू है, मैं इस रिलेशन में प्लग इन करूँगा तो मेरे पास कुछ सिग्मा सी की वैल्यू इस तरह से आएगी, ई अपॉन पाई 1 अपॉन एक्स नॉट पाई गामा अपॉन सिग्मा सी। और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सिग्मा सी स्क्वायर इस तरह से आएगा, सिग्मा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई गामा अपॉन एक्स नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, सिग्मा सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई गामा अपॉन एक्स नॉट। अभी हम देखेंगे ये जो रिलेशन हमें मिल रहा है, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस हमें चाहिए जो मटेरियल को डिसइंटीग्रेट कर सकता है, इसको ही हम कहते हैं थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। और ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है मेरा इलास्टिक मॉडुलस, सरफेस एनर्जी और इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एटम्स और प्लेन्स यहाँ पे। तो ये सिग्मा सी यहाँ पे ये हो गई मेरी कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने एक फॉर्मुलेशन किया था, और यहाँ पे हमने ये जो लैम्बडा है इसको रिप्लेस करके कुछ सिंप्लीफाइड वे से एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस की निकाली है, जिसको हम कहते हैं कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। अभी हम देखते हैं ये जो वैल्यू है ये वैलिड है हमारे ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, क्योंकि हमारा इनिशियल अजम्पशंस था ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। तो अभी हम कुछ वैल्यूज़ देखते हैं सिलिका के लिए। तो सिलिका के लिए वैल्यू है, क्योंकि सिलिका एक ब्रिटल मटेरियल है और इसकी वैल्यू है इलास्टिक मॉडुलस मान के चलते 95 GPa, गामा मान के चलते 1 जूल्स पर मीटर स्क्वायर, और एक्स नॉट ये मान के चलते 0.16 नैनोमीटर। तो ये तीनों वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सरफेस एनर्जी भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये अगर वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मिलेगा, और इसको ही हम कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहेंगे। तो सिग्मा सी की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 24.4 GPa। अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और ये वैल्यू अगर आप देखेंगे और प्रैक्टिकल वैल्यू अगर आप मेजर करेंगे, यानी ये जो वैल्यू निकाली है हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली निकालेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सिलिका ब्रेक होता है, ये मच लोअर वैल्यूज़ पे ब्रेक होता है, या डिसइंटीग्रेट होता है, या फ्रैक्चर होता है। ये ऑलमोस्ट 2 to 4 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हायर है ये थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी क्या है? मेरे पास एक थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ मैंने निकाली ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो मच लोअर है मेरे थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ के द्वारा। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हमने जाना कि हमने एक मटेरियल में कोहेसिव स्ट्रेंथ, थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जो मटेरियल में कोई फ्लॉ नहीं है और अब हम मटेरियल को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं 2 पार्ट्स में, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हम जो निकालेंगे इसको ही हम थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। और हमने सिलिका के द्वारा देखा कि जो थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ है
वो 2 से 4 ऑर्डर बड़ी है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से। और ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए यही रखता हूँ। फ्रैक्चर को हम पढ़ेंगे फ्लॉस के द्वारा या क्रैक्स के द्वारा या कोई डिफेक्ट्स के द्वारा अगले पार्ट में। धन्यवाद।